सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अगर भारत को एक डेवलप्ड देश बनना है, देश के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को जल्दी से 8-10 और फिर 20-30 ट्रिलियन डॉलर्स तक ले जाना है, तो उसमें अमेरिका का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। और अमेरिका का सपोर्ट भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए भारत की सरकार कई बार अपने हाथों को पीछे ले लेती है और कई फैसले भारत की सरकार को मजबूरी में करने पड़ते हैं ताकि हम अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आ जाएं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के लोग अमेरिका के खिलाफ नाराजगी शो नहीं कर सकते हैं। भारत के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नाराजगी शो करने के लिए क्या स्टेप उठाया, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पिछले 2 सालों से कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही थी जो फाइनली हमारे साइंटिस्ट ने पकड़ ली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ के मामले में भारत ने अमेरिका और चाइना के साथ कौन से लिस्ट में एंट्री मार ली है। कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में, जो कि पिछले कुछ समय से एक बड़ी समस्या फेस कर रही थी, लेकिन अब गुड न्यूज आई है। सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए जो द हिंदू ने पब्लिश किया है। न्यूज आ रही है कि PSLV लॉन्च व्हीकल में इसरो को 3rd स्टेज के ऊपर पिछले 2-3 लॉन्च टेस्ट में एक प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होने के बाद 3rd स्टेज में एंटर हो रहा था, उस समय इसमें कोई खराबी आ जाती थी और ऐसा बार बार हो रहा था। इस साल के स्टार्टिंग में 12 जनवरी को भी PSLV रॉकेट की मदद से स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सर्विलांस सैटेलाइट EOS-N1 और उसके साथ 15 फॉरेन कंट्री की सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेजने की कोशिश की गई थी। लॉन्च के शुरुआती मिनट्स बिल्कुल ठीक थे, मगर तीसरी स्टेज के बर्न के समय रॉकेट में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से यह लॉन्च फेल हो गया था। सेम इसी तरह से पिछले साल मई 2025 में भी इसरो को कई सारी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने का टास्क दिया गया था और तब भी PSLV रॉकेट 3rd स्टेज में खराबी का शिकार हो गया था। लगातार 2 मिशंस में लगभग एक जैसी स्टेम स्टेज के ऊपर प्रॉब्लम आई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन और फॉर्मर इसरो चेयरमैन S सोमनाथ सर जैसे सीनियर एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था। और कमेटी का काम था रॉकेट के हर एक पार्ट, कंपोनेंट, फ्लाइट के डेटा, टेलीमेट्री और फ्लाइट परफॉर्मेंस का गहरा एनालिसिस किया जाए और असली वजह यानी कि खराबी का रूट कॉज पता लगाया जाए। गुड न्यूज ये है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और खराबी का सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कंफर्मेशन देते हुए कहा कि PSLV रॉकेट में जो खराबी एनोमली आई थी उसका एग्जैक्ट रीजन पता चल गया है, लेकिन सिक्योरिटी और टेक्निकल रीजंस की वजह से हम पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जैक्ट रीजन शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेक्निकल इशू की वजह से जो PSLV का लॉन्च 2 बार फेल हो गया था उसका सॉल्यूशन निकल गया है और इंजीनियर्स उसके ऊपर अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी PSLV को लॉन्च पैड के ऊपर वापस लाया जाएगा। 1-2 फेलियर्स के बाद ही भारत के काफी लोगों ने इसरो की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी वजह से भी इसरो काफी प्रेशर में था। आई होप कि इसरो ने जो प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सॉल्यूशन निकाला है वो अगले लॉन्च में भी काम कर जाए, क्योंकि ये चीज तो अगले लॉन्च के समय पता चलेगी कि सॉल्यूशन ने 100% वर्क किया या फिर नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और भारत के बारे में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के भारत आने से पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने पर दिल्ली में जो US एम्बेसी है वहां पर ऑटो रिक्शा वालों को बुलाकर उनके ऊपर पोस्टर लगाए थे। पोस्टर में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो और अमेरिका के झंडे के साथ एक मैसेज लिखा था, हैप्पी बर्थडे अमेरिका 250 ईयर्स ओल्ड। न्यूज आ रही है कि US एम्बेसी ने जिन भी ऑटो रिक्शास के ऊपर ये पोस्टर लगाए थे उन्होंने अमेरिका के विरोध में ये पोस्टर हटाना स्टार्ट कर दिया है। लिटरली रिक्शा ड्राइवर्स ये पोस्टर्स फाड़ रहे हैं और ये जो वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये विजुअल्स दिल्ली से ही आ रहे हैं। रिसेंटली जो US नेवी के हमले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 3 इंडियंस की जान गई थी, ये पोस्टर्स उसी के प्रोटेस्ट में फाड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा ने अमेरिका के पोस्टर्स फाड़ने के साथ साथ दूसरे लोगों से भी अपील की है कि वो भी अमेरिका के पोस्टर्स ना लगाएं, क्योंकि वहां अमेरिका हमारे भारतीय भाइयों की जान ले रहा है और हम यहाँ पर उसके देश के पोस्टर्स अपने ऑटो रिक्शा के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंसिडेंट में जो 3 इंडियंस की जान गई है उसको लेकर भारत की सरकार अभी भी स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रही है। लॉन्ग टर्म आउटकम्स के ऊपर फोकस करते हुए हमारी सरकार ने जल्दबाजी में ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया है जिससे भारत और अमेरिका के बीच टकराव बढ़े, लेकिन लोगों के बीच अमेरिका के प्रति नफरत और गुस्सा बढ़ते दिखाई दे रहा है। अब हो भी क्यों ना, अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने फिर से भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है। विदेश मंत्री जयशंकर सर और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी उसको लेकर व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में इंडियंस की जान जाने के ऊपर रिग्रेट, दुख या खेद प्रकट करना तो दूर की बात है। मार्को रूबियो ने इंडियन शिप्स के ऊपर हुए हमलों के लिए कहा है कि
सभी कमर्शियल शिप्स को यूएस फोर्सेस के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे और इमीडिएटली उनके साथ कंप्लाइंस शो करनी होगी। वो रीजन में पीस और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यूएस नेवी के ब्लॉकेड की वायलेशन करना और ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करना, इनको अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कहना है मार्को रूबियो का। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 17 जून को जो G7 समिट की साइडलाइंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होनी है, उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या आती है एंड उसमें दोनों लीडर्स क्या बोलते हैं। अगली न्यूज आ रही है भारत, अमेरिका और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की स्पीड को लेकर, यानी इन तीनों देशों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की रफ्तार कितनी है, उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। बर्लिन बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म फंडामेंटल ने अपनी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से लेकर 2030 के बीच दुनिया भर में होने वाली टोटल कंस्ट्रक्शन ग्रोथ का 14.1% हिस्सा अकेला भारत कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 11.1% रहने वाला है। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ग्रोथ के मामले में भारत ने ऑफिशियली अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन ग्रोथ वाली मार्केट बन गया है। भारत से ऊपर केवल एक ही देश है और वो है चाइना, जो कि टॉप के ऊपर है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना नंबर 1 पोजीशन के ऊपर ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में 26.1% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, जो कि भारत के 14.1% से तो काफी ज्यादा है। यानी भारत और अमेरिका की कंस्ट्रक्शन ग्रोथ स्पीड को अगर हम जोड़ दें, तब भी भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर भी चाइना के बराबर नहीं पहुंचेंगे। अब चाइना इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका को पीछे करने के न्यूज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है नए हाईवेज, नए रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट, नए पोर्ट्स, टनल्स, फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन सब की ग्रोथ की। ये सब भारत में अब अमेरिका से भी तेज स्पीड में बन रहे हैं। जब भी किसी देश में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन बूम आता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी तेजी से बढ़ने वाली है। जब नए हाईवेज बनते हैं तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाती है, जब नए एयरपोर्ट बनते हैं तो टूरिज्म और बिजनेस बढ़ता है, और जब नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड होती है और जॉब्स क्रिएट होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चाइना और भारत मिलकर 2030 तक दुनिया की लगभग 40% कंस्ट्रक्शन ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी हम दोनों के पास दुनिया की 40% कंस्ट्रक्शन ग्रोथ है। ये वाकई में काफी ह्यूज नंबर है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसका लगभग 40% भारत और चाइना से ही आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने देश के इंफ्रा के ऊपर, यानी ये हाईवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रियल जोन, डैम, पावर लाइंस वगैरह, इन सब को बनाने के ऊपर जो काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? अच्छा काम नहीं किया गया है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर, जो तमिलनाडु के होसूर में स्थित है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि तमिलनाडु स्टेट के पॉल्यूशन रेगुलेटर बोर्ड ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के होसूर प्लांट को नोटिस भेजा है और आरोप लगाया है कि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर आसपास के खेतों और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। ऐसे में उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद करने का भी प्रावधान है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एप्पल आईफोन्स के लिए बैक पैनल और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना से कंपोनेंट्स इंपोर्ट रोकने में ये प्लांट काफी ह्यूज रोल प्ले कर रहा है। टाटा ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया है, इसकी वजह से हमें चाइना से काफी सारे एप्पल आईफोन के कंपोनेंट्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि उन्होंने 5 बार इंस्पेक्शन की है। फैक्ट्री का वेस्ट वाटर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड में डिस्चार्ज किया जा रहा था, जो कि ओवरफ्लो होकर पास के एग्रीकल्चरल वेल्स तक पहुंच गया है। जिसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को धमकी दी है कि अगर उनको शो कॉस्ट नोटिस का जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की पावर सप्लाई रोक दी जाएगी, यानी बिजली काट दी जाएगी, और प्लांट को बंद करने के बारे में भी कंसीडर किया जा सकता है। वहीं पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इन आरोपों के ऊपर कहा है कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग से खुद भी जांच करवाई है और उस टेस्टिंग के मुताबिक कंपनी सारी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। उन्होंने अथॉरिटीज को अपना रिस्पांस भी सबमिट कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी भी इस इशू को काफी करीबी से मॉनिटर कर रही है, क्योंकि एप्पल कंपनी ने भी अपने सभी सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस के स्टैंडर्ड्स काफी हाई रखे हुए हैं, जो कि अगर मीट नहीं होते हैं तो फिर एप्पल कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट वापस भी ले सकती है। इसके बाद अपडेट आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर। भारत ने एक बार फिर अपने पड़ोसी देशों को दिखाया है कि क्राइसिस के समय सबसे पहले मदद के लिए हमेशा भारत ही खड़ा होता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स में मीजल्स आउटब्रेक हो गया है।
मीजल्स, जिसको हम खसरा भी बोलते हैं, ये एक तरह की वायरल बीमारी होती है और ये वायरस भी हवा के जरिए फैलता है। जब भी संक्रमित व्यक्ति खांसी करता है, छींकता है या फिर बात करता है तो उसके मुंह या नाक से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो कि हवा में काफी देर तक रहते हैं। न्यूज आ रही है कि मालदीव्स में ये मीजल्स वायरस सरकार के कंट्रोल से बाहर जा रहा है, जिसके बाद मोहम्मद मिजू ने भारत की सरकार से मदद मांगी थी और अब भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए तुरंत 20,000 वैक्सीन डोजेस और लगभग 3 टन की मेडिकल सप्लाईज मालदीव्स को भेज दी हैं। कंसाइनमेंट में मेडिसिन, सिरिंजेस, डायग्नोस्टिक किट्स और मेडिकल कंज्यूमेबल्स भी शामिल हैं, यानी प्रॉपर किट्स भेजी गई हैं। अगली अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश से। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने अपनी पहली फॉरेन विजिट के लिए एट द एंड चाइना को भी सिलेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने पहले बताया था कि तारिक रहमान 21 जून को मलेशिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा था कि तारिक रहमान भारत, चाइना या पाकिस्तान को अवॉइड कर मलेशिया को सिलेक्ट कर रहा है और ये काफी अच्छा साइन है कि बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट भारत को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए अगर भारत नहीं आए तो एटलीस्ट तारिक रहमान चाइना तो नहीं जा रहा है या फिर पाकिस्तान का दौरा तो नहीं कर रहा है। मगर अब न्यूज आ रही है कि तारिक रहमान ने अपनी पहली इंटरनेशनल विजिट के ऊपर मलेशिया और चाइना, इन दोनों देशों को क्लब कर दिया है। 21 से 22 जून को तारिक रहमान मलेशिया जाएगा और फिर वहां से ये फ्लाई कर 23 जून को चाइना जाकर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेगा।